नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सबको प्रणाम। आप सभी अपनी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे होंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक नई सीरीज लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। अपने प्लेटफॉर्म पे पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस विश्लेषण की क्लासें चली, कुछ क्लासें अभी बाकी है जिसको जल्द डाल दिया जाएगा। और अब जो हमारा दूसरा मिशन रहेगा वो महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के रहेगा। अगले कम से कम महीना भर तक हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न, चाहे वो पूर्व के किसी प्रश्न पत्र में आए हुए हो या फिर वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, उनको हम 360 डिग्री पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न के केवल प्रश्न और उत्तर ही नहीं देखेंगे, बल्कि उस प्रश्न के इर्द गिर्द देखेंगे कि इस प्रश्न से रिलेटेड और क्या चीज हो सकती है। हम संपूर्ण प्रश्न का सार निकालने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी ज्योग्राफी के प्रश्नों की जो सीरीज है, ये प्रत्येक एग्जाम जिसके सिलेबस में ज्योग्राफी का चैप्टर रहता है उसके लिए वैल्यूएबल है। विशेष करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, या फिर आप स्कूल लेक्चरर इन स्कूल एजुकेशन आप तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो अन्य भर्तियां हैं जैसे अध्यापक सेकंड ग्रेड एसएसटी से एसएस से आप तैयारी कर रहे हैं, या थर्ड ग्रेड एसएसटी से कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, वीडियो है, पटवारी है, इन सब के अंदर भारत के ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेट और सेट के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, या फिर हरियाणा की हो, उन सब के लिए वैल्यूएबल है। और हम आज से ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि ये कारवां हमारा बहुत आगे जाएगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना किसी समय को जाया करते हुए हम हमारे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने पहले महत्वपूर्ण 5 प्रश्न है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे और अपन आसानी से इन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखो। मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नोटबुक पास में खोल दें और एक इंडेक्स भी बना ले। मेरे उत्तर देने से पहले आप अपना उत्तर दे दीजिए, और जितने 20-30 प्रश्न का अपन एनालिसिस करेंगे उसके बाद आपका रिजल्ट निकलेगा कि आप उसके अंदर कितने मजबूत है आज के पेपर के अंदर। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो है, जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। प्रश्न है आपका, जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। 4 विकल्प दिए हैं। नंबर 1 सौर मंडल में, नंबर 2 समताप मंडल में, नंबर 3 सौर मंडल व समताप मंडल में, 4 सौर मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल में। आप अपना प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। मैं मेरे इस प्रश्न का आपको उत्तर देता हूं, उससे पहले आपको लिख देना है। इस प्रश्न का उत्तर है, सौर मंडल ज्योग्राफी का प्रत्येक स्टूडेंट जानता है। अब मैं इन चारों से रिलेटेड बता देता हूं कि भाई क्या मैटर है। पहले तो इस प्रश्न के उत्तर का क्या व्यू है, और उसके बाद अपन ये देख लेंगे इस पूरे समताप मंडल, ओजोन मंडल, इनसे रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन और मानसून की जो मौसमी घटनाएं हैं वो सौर मंडल में होती है। सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, ये वायुमंडल की परतें हैं। आपको इसमें एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, सौर मंडल से रिलेटेड या इन सारे मंडलों से रिलेटेड, कि इसमें तापमान का परिवर्तन रेशियो क्या रहता है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। आप कहोगे सर क्या समझ में नहीं आया, तापमान परिवर्तन का मतलब। एक टाइप का प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में ऊंचाई में जाने के साथ तापमान में परिवर्तन क्या है, घट रहा है या बढ़ रहा है। तो सौर मंडल का अलग नेचर है, समताप का अलग नेचर है, मध्य मंडल का अलग नेचर है। आप अपने इंडेक्स बना लीजिए। मैं आपको सौर मंडल का बता देता हूं, बाकी समताप, मध्य और आयन मंडल का आपको किताब से ढूंढ लेना है। सौर मंडल के अंदर ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है।
दैट इज क्लियर। एक प्रश्न तो घटता है, ये बनेगा, इसको नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है, घटने की दर को। और घटने की दर का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। 165 प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो माइनस हो जाएगा। तो 165 मीटर की डिजिट भी याद रखना। और 1 किलोमीटर कभी कभार क्या है, इसका किलोमीटर का भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। ये घटने की दर सौर मंडल में है, ठीक है। इसके अलावा सौर मंडल से रिलेटेड हाइट का प्रश्न भी होता है। विषुवत रेखा पे हाइट कितनी है इसकी, ध्रुवों पे हाइट कितनी है। विषुवत रेखा पे हाइट अधिक है और ध्रुवों पे हाइट कम है। इसके पीछे है वायुमंडल का तापमान जिम्मेदार है। ये स्पेशल ज्योग्राफी वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। समताप मंडल से रिलेटेड प्रश्न की बात करूं तो समताप मंडल में ओजोन मंडल का प्रश्न पूछा जाता है। ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये देखो किताबें, बहुत सारी किताबें लिखती है कि ये ऊपरी समताप मंडल में पाया जाता है, बट ऐसा मैं उचित नहीं समझता हूँ कि ये ऊपरी समताप मंडल नहीं है, क्योंकि सौर मंडल का जो अप्रोक्सीमेटली हाइट है 13 किलोमीटर के आसपास मानी गई है। तो जब आप ऑथेंटिक किताब पढ़ोगे तो ओजोन मंडल आपको 20 से लेकर के 35 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। कुछ लेखक 20 से 50 किलोमीटर भी मानते हैं, हो सकती है 20 से 50 किलोमीटर तक हो, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम सांद्रता है, अत्यधिक जो इनका जमाव है, वो 20 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में, और इसमें भी 22 से 25 किलोमीटर के आसपास इसकी अत्यधिक सांद्रता है। ये ओजोन से रिलेटेड प्रश्न समताप मंडल का बनता है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न नहीं है। एक इन प्रत्येक जो मंडल है इनके बीच के अंदर जो लेयर होती है, जैसे सौर मंडल और समताप मंडल के बीच में सौर सीमा है, समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा है, और उसके बाद आपका जो मध्य मंडल और आयन मंडल आएगा उसके बीच में मेसोपाज है, यानी मध्य सीमा है। तो इनकी हाइट क्या है, इनका नेचर क्या है, नेचर मतलब इनकी प्रकृति क्या है, इसके अंदर तापमान वगैरह का क्या रेशियो रहता है, ये भी आपको समझ लेना है। और उसके बाद आयन मंडल में जाओगे तो आयन मंडल के अंदर जो आयनीकृत परतें आती है, इसके अलावा आयनीकृत परतों में वो जो हाइड्रोजन आयन की परतें, हीलियम आयन की परतें, उनकी वो हाइट दी हुई है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक कौन सी परत है। और एक है जो रेडियो तरंगों के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड परतें भी बनती है, जिसमें डी परत, ई परत, एफ परत और जी परत। तो आप उनका भी क्रम याद कर लेना, आगे मैं प्रश्नों में ये जब भी आएगा और आपको समझाता रहूंगा। तो ये आपका मैटर है इससे रिलेटेड। दूसरा प्रश्न, अब दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न को गहराई से समझना हो, देखो ज्योग्राफी में शब्द की टाइपिकल मिस्टेक होती है, वो आपके अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो वह कारक जो सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है, एक तो कह रहा है सूर्यातप और एक कह रहा है कि सूर्यातप को प्रभावित नहीं कर रहा है। सबसे पहले सूर्यातप को समझना जरूरी है। ज्योग्राफी के अंदर दो शब्द है, एक है सूर्यातप और एक है तापमान। सूर्यातप अंग्रेजी के अंदर आएगा इंसोलेशन, ये शब्द आप ध्यान रखना। इंसोलेशन, एक है इंसोलेशन और एक है टेम्परेचर, दोनों ही अलग है। इंसोलेशन का मतलब होता है सूर्य से आने वाली सौर विकिरणें, अर्थात सूर्य से आने वाला ताप, और टेम्परेचर का मतलब होता है वायुमंडल का ताप। अब ये बात किसकी कर रहा है, सूर्यातप की कर रहा है। जो स्पेशल ज्योग्राफी के बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं। अब ये कह रहा है कि कौन सा कारक सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है। आप कहोगे सर सूर्यातप को प्रभावित नहीं करने का क्या मतलब हुआ। दुनिया के कुछ स्थान पर सूर्य का ताप अधिक पड़ता है और दुनिया के कुछ स्थान पर सूर्य का ताप कम पड़ता है। रात को सूर्य ताप कम पड़ता है, दिन को सूर्य ताप अधिक पड़ता है। सर्दियों में सूर्य ताप कम पड़ता है, गर्मियों में सूर्य ताप अधिक पड़ता है। जब सूर्य मकरायन के ऊपर होगा तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ताप कम पड़ेगा, दक्षिण गोलार्ध में सूर्य ताप ज्यादा पड़ेगा। ये इतने मैंने लॉजिक बताए हैं। क्यों भाई, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होता है, क्यों किसी समय विशेष में कम और किसी समय विशेष में ज्यादा होता है, उसके पीछे कोई कारण तो होंगे। वो यही पूछ रहा है कि जो अब वो जो कारण है वो सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें से कौन सा कारक है वो सूर्यातप को प्रभावित नहीं करता है। 4 कारक दिए हैं। नंबर 1 घूर्णन, ये पृथ्वी के घूर्णन की बात करता है। नंबर 2 परिक्रमण, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की बात करता है। नंबर 3 सूर्य किरणों का नतिकोण, और नंबर 4 प्रचलित पवन। आप अपना उत्तर लिख दीजिए, इन चारों में से कौन सूर्याताप को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रचलित पवन।
यानी पवन सूर्यताप को प्रभावित नहीं करेगी। बच्चों, आप में कंफ्यूजन होगा, विद्यार्थियों, कंफ्यूजन इस रूप में होगा कि जब आप टेम्परेचर को पढ़ोगे और तापमान को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, वहां आपको पवन तापमान को प्रभावित करने वाला कारक मिलेगा, प्रचलित पवन मिलेगा। लेकिन जब आप इंसोलेशन को पढ़ोगे, यानी सूर्यातप को पढ़ोगे और सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में देखोगे, तो वहां आपको प्रचलित पवन नहीं मिलेगी। प्रचलित पवन का मतलब होता है ये व्यापारिक पवनें हो गई, पशुआ पवनें हो गई, ध्रुवीय पवनें हो गई या मानसूनी पवनें, ये प्रचलित पवनें। इन पवनों का सूर्य से कोई लेना देना नहीं, सूर्य से आने वाले ताप को ये पवनें प्रभावित नहीं कर सकती। ये वायुमंडल के ताप को जरूर प्रभावित करती है, आगे अपन तापमान वाले चैप्टर में देखें। तो बाकी वाले तीन देख लेते हैं, ये कैसे प्रभावित करता है। तो घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। आपको पता है पृथ्वी अक्ष पर घूमेगी तो रात और दिन होंगे किसी स्थान पर, और रात और दिन होना, रात होना मतलब सूर्य ताप कम पड़ता है और दिन होना मतलब सूर्य ताप अधिक पड़ता है, तो प्रभावित हो गए। उसके बाद परिक्रमण, परिक्रमण का मतलब होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। आपको पता है पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक आएगी। भूगोल में इस स्थिति को, इन स्थितियों को कहते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति। अपसौर जब बहुत दूर जाती है, ये कंडीशंस रहती है 4 जुलाई को, और अपसौर की स्थिति जब पृथ्वी बहुत नजदीक रहती है, ये रहती 3 जनवरी को सर्दियों में। तो जब बहुत दूर जाती है, बहुत नजदीक आती है, तो सूर्यताप कम और अधिक पड़ता है। आपने बेसिक अपना पढ़ा होगा, उसका 7% इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा पृथ्वी आपको पता है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब झुकी हुई पृथ्वी जब चक्कर लगाती है ना सूर्य के, तो ऋतुएं बनती है। और ऋतुओं में आपको पता है शीत ऋतु में तापमान कम और ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक। यानी शीत ऋतु में सूर्यताप कम प्राप्त होता है, ग्रीष्म ऋतु में अधिक प्राप्त होता है। और ये किसकी वजह से हुआ? ये पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से हुआ। यदि पृथ्वी परिक्रमा नहीं करती तो ऋतुएं नहीं बनती, ऋतुएं नहीं बनती तो किसी भी स्थान पर तापमान है वो, सूर्यताप है वो नियत रहता। तो दूसरा क्लियर हुआ। तीसरा है सूर्य किरणों का नति कोण। नति कोण का मतलब झुकाव। पूरी पृथ्वी पे सूर्य की किरणें सब जगह बराबर सीधी नहीं पड़ती है, कहीं पर सीधी पड़ती है, कहीं पर हल्की तिरछी पड़ती है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा तिरछी पड़ती है। कहां पर? कि विषुवत रेखा के आसपास तो पड़ती सीधी, जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाओगे वैसे वैसे तिरछी पड़ती जाएगी। तो जहां तिरछी पड़ेगी वहां सूर्यताप कम प्राप्त होगा, और जहां सीधी पड़ेगी वहां सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया आपका। तो दूसरा प्रश्न समझ में आ गया। उसके बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और कई बार इस प्रश्न ने विद्यार्थियों को परेशान किया है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न की प्रकृति समझिए। ये कह रहा है कि वायुमंडल में तीसरे स्थान की सबसे बड़ी गैस कौन सी है। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन सबसे बड़ी गैस है और ऑक्सीजन दूसरी सबसे बड़ी गैस है, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि तीसरी बड़ी गैस कौन सी है। एग्जामिनर को भी ये पता है कि बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो गया। नॉर्मल जब आप किताब पढ़ते हो तो ध्यान नहीं देते और अपन को ऐसा लगता है कि तीसरी सबसे बड़ी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अपन देख लेते हैं, तीसरी सबसे बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें दिए गए 4 विकल्पों में से कोई और है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकती है। जिसको याद है वो अपना उत्तर क्लियर कर दीजिए। पहला उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथा है आर्गन। अपना उत्तर आप अलग से लिख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है आर्गन। अब लगभग बार बार जब ये प्रश्न रिपीट होता है तो बच्चों ने इसको क्लियर करना भी शुरू कर दिया है। अब विद्यार्थियों में यहाँ आपको ध्यान दूंगा, ये प्रश्न नॉर्मल बेसिक प्रश्न है, कोई स्पेशल ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है। हर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो आपको इन गैसों का सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे जो अधिक मात्रा में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है वो है आर्गन, आर्गन के बाद पाई जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड चौथे नंबर की। और 5वें नंबर पे जो है वो है नियान या नियोन। फिर आएगी आपकी 6ठे नंबर पे हीलियम, और 7वें नंबर पे ओजोन, और 8वें नंबर पे हाइड्रोजन। यहां से बहुत कुछ प्रश्न है, इस इंडेक्स में बहुत कुछ प्रश्न है। 3 तक क्लियर हो गया, तीसरी सबसे बड़ी आर्गन है, इसमें आपका कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और चौथी आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रश्न 5वीं का रहा है, इसमें भी कई बार सीक्वेंस नीचे वालों का पूछ लेते हैं कि आनुपातिक दृष्टि से सही क्रम कौन सा है। एक तो हम कंफ्यूज कर देते हैं कि भाई हीलियम ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा है। आज से ही अपने दिमाग में बिठा लेना है कि हाइड्रोजन 8वीं सबसे बड़ी गैस है, हाइड्रोजन से हीलियम है वो ज्यादा है वायुमंडल में। लेकिन याद रखना, कई बार अपन कहते हैं ओजोन तो वायुमंडल में बहुत पाई जाती है। कब अब कंफ्यूज हो जाएगा कि ओजोन ज्यादा है कि हीलियम ज्यादा है। ओजोन कम है और हीलियम का अनुपात ज्यादा, मैं आगे अनुपात भी लिख दूंगा। और नियोन को लेकर के बहुत कंफ्यूज होता है कि नियोन तो बहुत ही अल्प मात्रा में होगी, ये ओजोन से और हीलियम हाइड्रोजन से थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये बड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन का नंबर लगेगा। अब आप इनका परसेंटेज भी लिख दीजिए। नाइट्रोजन का 78.08, देखो नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का और ओजोन का, इनका तो परसेंटेज याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का हो गया 78.8, उसके बाद ऑक्सीजन का है 20.94, 20.94, और आर्गन का है 0.93, और CO2 का है आपका 0.03। ये परसेंटेज है ना। और नियान का रहेगा आपका 0.2018, 0.2018, और हीलियम का आपका रहेगा 305, 0.305, और ओजोन का रहेगा 0.406, और हाइड्रोजन का रहेगा 0.405। ये चीज आपको हर हालत के अंदर याद रखनी जरूरी है। और इनमें जो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक तो ये परसेंटेज, एक ये परसेंटेज, एक ये परसेंटेज। आर्गन का 0.93 है, कई बार वो आपको भ्रमित करने के लिए 0.09 दे देता है, वो गलत है। और कार्बन डाइऑक्साइड का भ्रमित करने के लिए 0. देखो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, और कई बार ऐसे आ जाता 0.3 और अपन उसको सही मान बैठते हैं, वो गलत है। और ओजोन का है 406, बाकी का परसेंटेज का सीधा सीधा नहीं आएगा, बाकी का आप क्रम ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल की परत या परतें जो अपलेटन परत के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसको अपलेटन परत कहते हैं? नंबर 1 डी परत, नंबर 2 ई परत, नंबर 3 F1 और F2 परत, और नंबर 4 जी परत। ये स्पेशल प्रश्न है, थोड़ा बेसिक नहीं है, स्पेशल है ज्योग्राफी के लिए। आप अपना उत्तर लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा F1 और F2 परत। जब आप आयन मंडल के अंदर देखोगे तो वहां जो रेडियो तरंगे होती है उसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य और तरंग आवृत्ति का परावर्तन अलग अलग परतों के अंदर अलग अलग टाइप का होता है। उस आधार पर विद्वानों ने उस परत का नाम दे दिया कि ये डी परत है, ये ई परत है, ये एफ परत है और ये जी परत है। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखो दो तो पर्टिकुलर नाम ध्यान रखने हैं। एक आता है अपलेटन, ये अपलेटन लिखा है, अपलेटन होता है। ये देखो अंग्रेजी के अंदर लिखा है अपलेटन, अपलेटन परत। अपलेटन परत F1 और F2 का नाम है। एक नाम और चलता है ई परत का, केनेली हेविसाइड परत।
ये 2 प्रश्न तो यहां से बनते हैं, केनेली हेविसाइड परत। इसके अलावा एक इसका थोड़ा सीक्वेंस ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की तरफ सबसे नीचे डी है, फिर ई है, फिर F1 F2 और फिर जी परत है। क्लियर। उसके बाद 5वां प्रश्न, वायु अपवाह। ये प्रश्न थोड़ा स्पेशल है हो। वायु अपवाह से अभिप्राय है, एक शब्द है वायु अपवाह। आप कहोगे सर नदी अपवाह तो देखा है, वाटर अफवाह तो देखा ही हो, वायु अफवाह क्या है? जिसने पढ़ा है उसने वो उत्तर निकाल लेगा फटाफट, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो इसका अंग्रेजी वर्जन क्या है, एयर डेरेंज। तो एयर डेरेंज क्या है? 4 विकल्प है आपके सामने। ठंडे स्थान से गर्म स्थान की ओर वायु की क्षैतिज गति, ये एक वायु की क्षैतिज गति है क्या, जो ठंडे से गर्म स्थान की तरफ होती है। नंबर 2, ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि की क्षैतिज गति, ये थोड़ा बड़े रूप में कह रहा है कि ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु की क्षैतिज गति है वायु राशि की। नंबर 3, चक्रवात के केंद्र की ओर वायु का चक्रीय अंतर्वाह। तीसरा ये कह रहा है कि क्या चक्रवात के अंदर जो वायु चलती है उसको कहते हैं। नंबर 4, ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति, ये पर्वत समीर की बात कर रहा है कि पर्वत समीर जो पर्वत शिखर से होकर के घाटी की तरफ जाती है, क्या उसको वायु अपवाह कहते हैं। अब इन चारों में से आप अपना उत्तर तैयार कर लीजिए, क्या उत्तर हो सकता है। और हाँ एक चीज, यदि मैं थोड़ा जल्दी उत्तर देता हूं तो आप अपने वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके अपना उत्तर दे करके और उसको आगे बढ़ने दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है 4, ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखर से घाटी के नीचे की ओर गति। ये एक स्पेशल शब्द है, एयर डेरेंज एक स्पेशल शब्द है जो पर्वत समीर के लिए या ग्रेविटी विंड के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी इनके लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। आप कहोगे सर क्यों, तो ये ज्योग्राफी के अंदर शब्द यूज कर लिया गया है। थोड़ा पर्वत समीर और घाटी समीर के बारे में देख लें, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न कई बार बनते हैं। तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझा देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चों की प्रॉब्लम रहा करती है। ये तो है आपका शिखर और ये है आपकी घाटी। 2 पवनों का जिक्र होता है कभी कभार, एक तो होता है घाटी समीर का और एक होता है पर्वत समीर का। अभी यहां जो प्रश्न आया था वो पर्वत समीर का था। आपको पता है पर्वत समीर कब चलेगी, रात के समय चलेगी। घाटी समीर कब चलेगी, दिन के समय चलेगी। ये भी अपने आप में प्रश्न है। रात के समय में क्या होता है, इन शिखरों के ऊपर रेडिएशन ज्यादा हो जाता है। रेडिएशन ज्यादा होने का मतलब विकिरण बहुत ज्यादा है वो निकल जाती है। ऐसी कंडीशन में ये क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं, ये क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं और ये क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म रहते हैं। इसके बजाय ये है वो गर्म रहते हैं, क्योंकि यहाँ विकिरण है वो कम जाती है। ऐसी कंडीशन में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। यहाँ 2 कंडीशन बनेगी, यहाँ यदि टेम्परेचर कम है और यहाँ यदि टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा और यहाँ वायुदाब अधिक हो जाएगा। आपको पता है विंड है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बहती है। ऐसी कंडीशन में रात को पवने है वो शिखर से घाटी की तरफ बहेगी, इधर भी ऐसे ही बहेगी। इन पवनों को कहते हैं पर्वत समीर, और इन्हीं पर्वत समीर को डेरेंज, एयर डेरेंज कहते हैं या वायु अफवाह कहते हैं। और इनको ग्रेविटी विंड भी कहते हैं, गुरुत्व पवन भी कहते हैं। ये पवनें नीचे आकर के कहां जाएगी आपको पता है, वापस बीच में से होकर के ऊपर उठेगी और फिर यहां से ये साइकिल बना करके यूं आएगी। ये कंडीशंस रहती है रात के समय। दिन के समय स्थितियां उलट जाती है। दिन के समय स्थितियां कैसे उलट जाती हैं, ये भी मैं आपको चित्र के द्वारा बता दूं। ये शिखर है, दिन के समय यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ेगी तो शिखर
ज्यादा गर्म हो जाएंगे और घाटी है वो कम गर्म हो जाएगी। तो घाटी का तापमान इस समय कम रहेगा दिन के समय, और रात का तापमान है वो शिखर का तापमान है वो ज्यादा रहेगा। तापमान ज्यादा रहने से यहाँ वायुदाब कम हो जाएगा दिन के समय, और यहाँ वायुदाब अधिक रहेगा। ऐसी कंडीशन में ऐसे पवन चलेगी जो घाटी से होकर के शिखर की तरफ जाएगी। इनको बोलते हैं घाटी समीर। ये घाटी समीर है। बल्कि याद ये रखना है कि ये दिन के समय चलती है, फिर ये यहां से जाकर के और यूं वापस नीचे बैठेगी। घाटी के बीचों बीच से ये नीचे आएगी। ये साइकिल बनेगा दिन के समय। दोनों समझ में आ गया? यहाँ क्या होता है, जब पर्वत समीर चलती है ना, तो एक शब्द और यहाँ निकल करके आ जाता है। ये तापमान इन्वर्जन भी है। तापमान प्रतिलोमन ज्योग्राफी वाले जानते हैं कि रात्रि के समय जब घाटियों के अंदर पर्वत समीर चलती है तो ऊपर का तापमान कम और नीचे का तापमान अधिक हो जाता है। तो आपको पता है जब घाटी का तापमान अधिक है और शिखर का तापमान कम है तो आप ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तापमान तो बढ़ रहा है, जबकि सौर मंडल में ऊंचाई की तरफ तापमान घटता है। तो ये जो विपरीत कंडीशन बनती है इसको ज्योग्राफी में कहते हैं तापमान प्रतिलोमन। तो ये जो आपका वायु अफवाह है ये तापमान प्रतिलोमन पैदा करेगा, या तापमान प्रतिलोमन की वजह से ये कंडीशंस पैदा हुई है। दैट्स सो क्लियर? ये प्रश्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। इस पैरे में बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा प्रश्न की प्रकृति को ध्यान से समझे। 100 सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक में कितने डिग्री के समतुल्य है? ज्योग्राफी में एक प्रश्न होता है फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में और सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का। उससे रिलेटेड ये प्रश्न है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का फ़ारेनहाइट मापक कितना होगा? 212 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 232 फ़ारेनहाइट, 168 फ़ारेनहाइट। आप अपना उत्तर अलग कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये बेसिक एग्जामों का प्रश्न है। साइंस के स्टूडेंट के लिए भी ये वैल्यूएबल है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दो सूत्र ध्यान रखने जरूरी है। यदि आपके सामने फ़ारेनहाइट निकालना है और सेल्सियस दिया हुआ है तो उसके लिए एक फॉर्मूला अलग काम करता है, और यदि आपको सेल्सियस निकालना है और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसके लिए एक अलग फार्मूला काम करता है। बहुत ही सिंपल है। पहला फार्मूला आप जो फ़ारेनहाइट वाला है उसको लिख दो। सेल्सियस तो आपको मिलेगा, सेल्सियस को आप 9/5 से मल्टीपल कर दो, यानी सेल्सियस को आप 9/5 से गुणा कर दो और उसके अंदर 32 जोड़ दो, ऐड 32। ये फॉर्मूला लगेगा फ़ारेनहाइट ज्ञात करने के लिए। यदि आपको सेल्सियस ज्ञात करना है और फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो आप फ़ारेनहाइट में से 32 घटा दो, फ़ारेनहाइट -32, और मल्टीपल कर दो 5/9 से, न कि 9/5 से, 5/9 से। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फ़ारेनहाइट निकालते समय 5/9 करना है, सेल्सियस निकालते समय 5/9 करना है। अब ये तो आपको दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए कि जब सेल्सियस के साथ मल्टीपल होगा तो 9/5 से, और जब फ़ारेनहाइट में से 32 घटा करके मल्टीपल होगा तो 5/9 से। ये फॉर्मूला आप जैसे तैसे करके याद करना है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से इस प्रश्न को निकालते हैं कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट निकालना है, तो फ़ारेनहाइट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। आपका सेंटीग्रेड कितना है? 100 डिग्री है। 100 को मल्टीपल कर लो 9/5 से और उसमें ऐड कर दो 32। बॉड मास नियम लागू होगा। पहले आप मल्टीपल को इजी कर दो और फिर आप 32 जोड़ दो। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, 100 को 9 से गुणा करके 5 का भाग दोगे तो आएगा 180, और 180 के अंदर आप 32 जोड़ोगे तो ये होगा आपका 212।
ये आपका आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब इसको अपन इस फॉर्मूले में डाल करके करते हैं कि भाई फ़ारेनहाइट निकल गया 212, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर है, ये यदि निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा दो। ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेल्सियस याद करना है, तो आपका फ़ारेनहाइट कितना आया, फ़ारेनहाइट आया 212। 212 में से आप क्या करो, 32 को घटा दो और मल्टीपल किससे करना है, 5/9 से। 212 में से 32 गए पीछे, कितने रहे, 180। 180 को आप 5 से गुणा कर दो और उसमें 9 का भाग दे दो। जैसे ही आप 180 को 5 से गुणा करोगे तो ये आएगा 900, और 900 के अंदर जैसे ही आप 9 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 100। ये आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। दैट इज क्लियर। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। वार्षिक ताप परिसर, कभी कभार बच्चे क्या होते हैं, शब्द से भ्रमित हो जाते हैं। आपने ज्योग्राफी के अंदर देखो इंग्लिश में लिखा है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। आपने तापांतर पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर। तापांतर एक थियरी का कंसेप्ट है। तापांतर, उच्चतम ताप और न्यूनतम ताप के मध्य अंतर को तापांतर कहते हैं। तापांतर दो तरह का होता है, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। ये वार्षिक तापांतर की बात कर रहा है कि वार्षिक तापांतर क्या है। आप इन चारों विकल्प को पहले देख लें। विगत 100 वर्षों में वार्षिक अधिकतम व वार्षिक न्यूनतम तापमानों में अंतर। पहला, 100 वर्षों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर। दूसरा कह रहा है कि एक वर्ष में सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर। तीसरा कह रहा है कि एक वर्ष में दैनिक अधिकतम एवं दैनिक न्यूनतम तापमानों में अंतर। चौथा कह रहा है कि विगत 30 वर्षों में अधिकतम औसतन व न्यूनतम औसत तापमानों का अंतर। ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। आप सोच समझ करके इसका उत्तर दीजिए, क्योंकि आपने वार्षिक तापांतर पढ़ा है तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रश्न का आपका उत्तर है 2 नंबर। अब मैं थोड़ा दोनों की परिभाषा दे देता हूं, दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर। जब दैनिक तापांतर की बात आती है तो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं कि भाई दिन का उच्चतम तापमान और रात का न्यूनतम तापमान, इसके बीच में अंतर को हम कहते हैं दैनिक तापांतर। माना कि किसी महीने में किसी स्थान के दिन का उच्चतम तापमान रहा 45 डिग्री सेंटीग्रेड और उसी दिन रात का न्यूनतम तापमान, उसी दिन हो रात का जो न्यूनतम तापमान था वो रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 32 के और 45 के बीच में जो अंतर है ये दैनिक तापांतर कहलाता है। वार्षिक तापांतर कैसे निकाला जाता है? वार्षिक का मतलब 12 महीने हो गए। वार्षिक तापांतर का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर उच्चतम ताप वाले महीने का औसत। उच्चतम ताप का मतलब गर्म महीना, गर्म महीने के तापमान का औसत और सबसे ठंडे महीने के तापमान का औसत। ध्यान रखना, तापमान का औसत, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ही तुम्हें कंफ्यूजन करेंगे। ये भी कह रहा है कि एक वर्ष में, ये भी कह रहा है कि एक वर्ष में, लेकिन ये कह रहा है कि गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान का अंतर, जबकि ये कह रहा है कि दैनिक अधिकतम और दैनिक न्यूनतम तापमानों में अंतर। गर्म महीना जैसे जून हो गया, अब जून महीने का औसत तापमान कितना है उसके, और सबसे ठंडा महीना जैसे दिसंबर हो गया तो दिसंबर का औसत तापमान कितना है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसको कहते हैं अपन वार्षिक तापांतर। ठीक है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8वां, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन साटिए। चक्रवात और प्रति चक्रवात की बात कर रहा है। यदि आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात में वायुवाह यानी पवनों का जो बहाव होता है उसके रिलेटेड प्रश्न आपको याद करने हैं, तो आपको चक्रवात और प्रति चक्रवात का डायग्राम बना करके उत्तरी गोलार्ध और नॉर्थ गोलार्ध के अंदर उन पवनों के डायरेक्शन क्या है, वो घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है प्रतिकूल चलती है, ये आपको याद होना जरूरी है। 2 प्रश्न ही चक्रवात के बनते हैं और 2 प्रश्न ही प्रति चक्रवात के बनते हैं। अब इसने क्या पूछा है कि चक्रवात और प्रति चक्रवात के संबंध में गलत कथन आपको साधना है। पहला क्या है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। 3 चीज ध्यान रखनी है। किसकी बात कर रहा है ये? उत्तरी गोलार्ध की।
उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की कह क्या रहा है, घड़ी की सुई के विपरीत है। आप अपना देख लीजिए सही है गलत है। दूसरा ये कह रहा है सही है तो उसको नहीं, ये तो असत्य साँटना है इसमें। दूसरा कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप है। दूसरे में बात उत्तरी गोलार्ध कर रहा है, चक्रवात की कर रहा है, कह रहा है कि घड़ी की सुई के अनुरूप है। तीसरे में दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप है। यानी दक्षिण गोलार्ध की बात कर रहा है, चक्रवात की बात कर रहा है और कह रहा है कि घड़ी की सुई के अनुरूप है। फिर उत्तरी गोलार्ध के अंदर प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप है। यानी उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, प्रति चक्रवात की बात कर रहा है, कह रहा है कि दिशा है वो घड़ी की सुई के अनुरूप है। ये चार चीजें आपके सामने, इनमें से गलत चीज को छांटना है आपको। आप अपना उत्तर लिख लीजिए। इस प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा 2 नंबर। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, ये गलत है। अनुरूप नहीं होती है, प्रतिकूल होती है। इस प्रश्न को या ऐसे प्रश्नों को यदि आपको ढंग से क्लियर करना है तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा समझा देता हूं। और ये डायग्राम आप अपनी बुक में, आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर बना लीजिए। ये माना कि 0 डिग्री इक्वेटर है, सॉरी 0 डिग्री, हाँ भूमध्य रेखा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है ये वाला भाग, और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ अपन साइक्लोन का बना लेते हैं और यहाँ अपन एंटी साइक्लोन का बना लेते हैं। क्या कंडीशंस रहती है? आपको पता है साइक्लोन में हवाएं बाहर से केंद्र की तरफ जाती है और एंटी साइक्लोन में हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ जाती है। कई प्रश्न बनते हैं इनका। चक्रवात के केंद्र में न्यून दाब होता है और बाहर की ओर उच्च दाब होता है, जबकि प्रति चक्रवात में केंद्र में अधिक दाब होता है और बाहर की ओर न्यून दाब होता है। अब साइक्लोन की बात करें, यदि आप उत्तरी गोलार्ध के अंदर हैं और उत्तरी गोलार्ध में आप साइक्लोन की बात कर रहे हैं तो वो एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक कैसे हैं? उत्तरी गोलार्ध में जब हवाएं बाहर की तरफ निकलेगी, सॉरी बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ लाना है, साइक्लोन है इस तरीके से। देखो इसके अंदर आपको क्या लग रहा है, ये पवनें ऐसे चल रही है। अब ये घड़ी की सुई के अनुरूप है, प्रतिकूल है। ये तो घड़ी की सुई के उल्टा चल रही है, उल्टा चल रही है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हो गया? अब वही आपका जो प्रश्न गलत हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। वो बात उत्तरी गोलार्ध की कर रहा था और बात साइक्लोन की कर रहा था, और वो कह रहा था कि घड़ी की सुई के अनुरूप है। अनुरूप नहीं है, प्रतिकूल है। ठीक है। उसके बाद अपन थोड़ा दक्षिण गोलार्ध के साइक्लोन का देख लें। दक्षिणी गोलार्ध में यदि साइक्लोन है तो वो क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे? ये ऐसे। अब देखो इसके अंदर पवने सेंटर में आ रही है, डायरेक्शन देखिए आप पवनों की आने की, केंद्र के अंदर आ रही है। अब देखो इसका जो सर्किल क्या है, आपको क्या लग रहा है? सर ये ऐसे चल रही है यूं। अब ये तो घड़ी की, जैसे जैसे घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन के अंदर चल रही है वैसे ही चल रही है यूं, राइट राउंड में। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो साउथर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये क्लॉकवाइज रहेगा, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब थोड़ा एंटी साइक्लोन का देख लेते हैं। एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का उल्टा रहेगा। यदि आपका उत्तरी गोलार्ध है तो क्लॉकवाइज रहेगा और दक्षिण गोलार्ध है तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। अब इसमें हवाएं बाहर निकालनी है और क्लॉकवाइज बाहर निकालनी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इस तरीके से होगा। ये देख लीजिए आप। अब इसके अंदर आपको क्या लग रहा है? ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, मतलब ये तो क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज मानी जाएगी। उसके बाद साउथर्न हेमिस्फीयर में इसकी उल्टी रहेगी। उल्टी रहेगी मतलब एंटी क्लॉकवाइज रहेगी, बाहर जा रही है
ऐसे रहेगी। ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से पवने जाती हुई मिलेगी। तो ये तो हो गई आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ये यदि चारों चीजें आपको समझ में आती है या समझ रखी है तो आपको साइक्लोन का जो एयर डायरेक्शन है उससे रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपोष्ण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। किसकी बात कर रहा है ये? उपोष्ण उच्च दाब पेटी की बात कर रहा है। और कह क्या रहा है कि उसके संबंध में गलत कथन को छांटना है। यदि पेटियां आपको याद है तो ही आप उसको समझ सकते हो या उनको क्लियर कर सकते हो। नंबर 1, इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, इन पेटियों के ऊपर उच्चतल में न्यूनतम दाब या न्यून दाब विकसित होता है। नंबर 3, ये गतिजन्य दाब पेटी है। और नंबर 4, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। चारों विकल्प आपके सामने हैं। अब समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको अलग से समझा दूंगा, पहले आप इनका प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। इस प्रश्न का आपका जो आंसर बनेगा वो है इस पेटी के निर्माण में तापमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये गलत कथन है। अब आपको यदि वायुदाब की पेटियां याद है, आपको क्या करना है? 7 वायुदाब की पेटियां हैं। मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर देता हूं। ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। एक वायुदाब पेटी यहां पाई जाती है जिसको विषुवतीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। विषुवतीय निम्न दाब पेटी एक आपकी 35 से 40 के बीच में रहेगी। इसको उपोष्ण उच्च दाब कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब ये उत्तर में भी मिलेगी आपको और दक्षिण में भी मिलेगी। उसके बाद 65 से 70 के बीच में एक और पेटी है, इसको बोलते हैं उपध्रुवीय, और ये न्यून दाब की पेटी है। और फिर रहती है आपकी ध्रुव के पास, इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च दाब की। इससे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। सेकंड ग्रेड के जी के चैप्टर में भी इसका हिस्सा डाला हुआ है। ये 7 पेटियां हैं आपकी। तो टोटल वायुदाब की पेटियां कितनी बन गई? 7। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी उच्च दाब की और कौन सी न्यून दाब की। नंबर 1 तो ये ध्यान रखना है विषुवतीय न्यून दाब की है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाओगे तो इधर भी उपोष्ण मिलेगी और इधर भी उपोष्ण मिलेगी। ये दोनों ही उच्च दाब की है। फिर उसके आगे जाओगे तो 2 उपध्रुवीय मिलेगी, उपध्रुवीय उत्तर में और उपध्रुवीय दक्षिण में। ये दोनों न्यून दाब की है। फिर ध्रुव पे जाओगे तो ये उच्च दाब की है। इन पेटियों के पैदा होने के पीछे 2 तरह का रीजन रहता है। एक तो या तो इसको तापमान ने पैदा किया है या इसको गति के अंदर होता है वायुवा और पृथ्वी का घूर्णन, यानी हवा का अवतलन उत्थान और पृथ्वी का घूर्णन, उससे रिलेटेड जो पेटी है वो गतिजन्य पेटी है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि तापमान के द्वारा कौन सी पेटी पैदा होती है। एक तो ये विषुवत रेखा वाली पेटी है, इसको तापमान पैदा करता है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अधिकतम पड़ती है जिस कारण यहाँ न्यून दाब बनता है। और एक जो ध्रुवों वाली दोनों पेटी हैं वो भी तापमान की वजह से पैदा होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा तिरछी पड़ती है। ऐसी कंडीशंस में तापमान कम रहता है, तापमान कम रहता है तो वहां वायुदाब अधिक होता है। ये 3 पेटियों के पीछे कारण तापमान है, तो ये तीनों तापमान जन्य पेटी है। बाकी वाली चारों गतिजन्य पेटी है। इसको आप भौतिक भूगोल में ढंग से समझ सकते हैं किस तरीके से पवने है वो अपसरित होती है या अभिसरित होती है, किस तरीके से पवने है वो ऊपर उठती है। उस वजह से ये पेटियां पैदा होती है। कौन उच्च दाब है, कौन न्यून दाब है, कौन तापमान नियत है, कौन गति नियत है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और हाँ, जिसके नीचे वाले क्षेत्र में जैसे धरातल पर यदि न्यून दाब बन रहा है तो आप समझ लेना उसके वायुमंडल में उच्च दाब बनेगा, क्योंकि उसमें एक देखो प्रश्न आया था
कि भाई प्रश्न नहीं, उसका उत्तर में एक फैक्ट था कि उपोष्ण कटिबंधीय पेटी के उच्च तल पे न्यून दाब विकसित होता है। अब उपोष्ण कटिबंधीय के धरातल पे क्या है, उच्च दाब है, धरातल पे उच्च दाब है, तो वायुमंडल में क्या आपका रहेगा, न्यून दाब रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी पवन है वो सारा मरुस्थल से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी पवन सारा मरुस्थल से संबंधित है। अबूब, बोरा, फोहन और बर्क, इन चारों में से आपको आंसर देना है। यदि आपने पवनें सारी ढंग से पढ़ी हुई है तो आपका इसका उत्तर मिलेगा। इसमें आपका उत्तर है अबूब। सुनो ध्यान से, आपको पवन के संदर्भ में क्या पढ़ना है, ये भी सब एग्जामों का प्रश्न है। पवन के संदर्भ में दो चीजें पढ़नी है। नंबर एक तो कहाँ चलती है, इसका प्रश्न आता है, और नंबर दूसरा आता है कि वो गर्म है या ठंडी है। तो आप अपना एक क्लासिफिकेशन कर लीजिए, गर्म पवनें कौन सी है और ठंडी पवनें कौन सी है, और फिर वो पवनें कौन से क्षेत्र के अंदर चलती है, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। देखो, मैं यहाँ जो भी आई उसको समझा देता हूँ। पहली बात अपन अबूब की कर लें। अबूब चलती है अफ्रीका के अंदर, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, और स्पेशली ये सूडान और इसके आसपास चलती है। ये एक प्रकार की गर्म हवा है, ये थोड़ी स्पेशल हवा है, इसीलिए तो इन्होंने इस प्रश्न को स्पेशल था तभी पूछा है। ये स्पेशल हवा इसलिए है कि ये गर्मियों में और सर्दियों में अपना रुख है वो बदलती है। रुख बदलती मतलब डायरेक्शन बदलती है। जब ग्रीष्म काल होता है उस समय ये हवा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से चलेगी। ये भी इसका प्रश्न बन सकता है अबूब का। जिस समय ग्रीष्म काल होगा उस समय ये हवा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम से चलेगी सूडान और उसके आसपास चलेगी, लेकिन सूडान की राजधानी खार्तूम और वहां ये चलेगी। और जिस समय शीतकाल होगा उस समय इन हवा की दिशा है वो बदल जाएगी, ये उत्तर से होकर के चलेगी। ये तो अपनी किताब में देख लेना। अब हबूब आपके समझ में आ गई। सूडान में बोरा कहाँ चलती है, बोरा एड्रियाटिक सागर के पास चलती है। ठीक है, और ये एक प्रकार की शीत हवा है। फोहन कहाँ चलती है, आपको पता है फोहन चलती है आल्पस के उत्तरी डालों पे। आल्पस के उत्तरी डाल याद रखना जरूरी है। ये भी एक प्रकार की गर्म शुष्क हवा है, ये गर्म शुष्क है और वो शीत है। और बर्ग आपकी चलती है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, और ये भी एक प्रकार की गर्म हवा है। उसके बाद 11वां प्रश्न। अब 11वें का उत्तर आ गया क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, ऊपर इसका उत्तर मिल गया आपको। निम्नलिखित में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है, सिराको, हर्मटन, बोरा या फोहन। तो इसका उत्तर तो आपका क्लियर हो गया, बोरा। ठीक है, फोहन का मैंने बता दिया। सिराको और हर्मटन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पवन है। हर्मटन मध्य अफ्रीका से लेकर के पूर्वी अफ्रीका से लेकर के गिनी तट तक, पश्चिम अफ्रीका तक जाती है। इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। ये एक प्रकार की गर्म और शुष्क हवा है। सिराको को ढंग से पढ़ लेना आप, बहुत सारे प्रश्न है सिराको में। सिराको भी सारा मरुस्थल से होकर उत्तर की तरफ बहती है और ये आगे उसमें जाती है, स्पेन तक चली जाती है, स्पेन और इटली में, और इसमें लीबिया में और ट्यूनीशिया में भी ये पवनें चलती है। अब क्या है कि इस पवन का एक और प्रश्न बनता है कि इनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो आप इसका एक सिनेरियो तैयार कर लेना कि भाई इसको कहाँ सिराको कहते हैं और कहाँ इसको गिबली के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके अलग अलग नाम है, तो वो भी कभी कभार छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मेघ निचले मेघ है। मेघों का हाइट के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें आपको देखना है, नंबर 1 पक्षाभ मेघ, नंबर 2 मध्य कपासी, नंबर 3 स्त्री कपासी और नंबर 4 मध्य स्त्री। इसमें पहले तो आपका बड़े रूपों के अंदर वर्गीकरण ध्यान होना चाहिए और उसके बाद फिर छोटे रूप का वर्गीकरण जो साथ में कंबाइंड होकर के आते हैं उसका। तो आप अपना उत्तर लिख दीजिए। इसका उत्तर रहेगा आपका स्त्री कपासी। बड़े रूप में
आपका सीक्वेंस ध्यान होना चाहिए। सबसे ऊपर है पक्षाब, उसके बाद है कपासी, उसके बाद है स्त्री और उसके बाद है वर्षी। ये 4 सीक्वेंस है। कपासी मेघ के संदर्भ में भी आपका अलग से प्रश्न आता है। कपासी एक ऊर्ध्वाधर मेघ है, पता हो तो आपको, ऊर्ध्वाधर मेघ है। फिर इन मेघों का अत्यधिक ऊंचे मेघ, मध्य ऊंचाई के मेघ और निचले मेघ, ऐसा वर्गीकरण चलता है। तो जो स्पेशल ज्योग्राफी के बच्चे हैं वो अत्यधिक ऊंचे मेघ कौन से उसको भी ध्यान रखना, मध्य ऊंचाई के मेघ कौन से और निचले मेघ कौन से और ऊर्ध्वाधर मेघ कौन से वो ध्यान रखना है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है। आपने ह्यूमिडिटी पढ़ी होगी, तो ये बात कर रहा है निरपेक्ष आर्द्रता की। इसको आप किस यूनिट के अंदर नापते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर में, ग्राम प्रति किलोग्राम में, ग्राम प्रति घन फीट में, प्रतिशत में। 4 विकल्प है आपके सामने, चारों में से आप अपना उत्तर एक तरफ लिख दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्राम प्रति घन मीटर। विद्यार्थियों आपको ध्यान होगा, आर्द्रता के अंदर 3 अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता का बनता है, एक होती है सापेक्ष आर्द्रता और एक होती है विशिष्ट आर्द्रता। मैं आपको ये कहूंगा कि आप तीनों के ही यूनिटें ध्यान रख लीजिए और तीनों की परिभाषा ध्यान रख लीजिए। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है कि वायु की एक घन इकाई, मतलब 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा जो एरिया है वायु का, उसके अंदर पाई जाने वाली वायु में कुल जल वाष्प की मात्रा कितनी है। तो आपने एरिया तो किस में लिया? घन में लिया, यानी घन इकाई में लिया, चाहे घन मीटर में ले चाहे घन सेंटीमीटर में ले। एरिया आपका घन इकाई हो गया। अब उसके अंदर जो जल वाष्प का भार है उसको किस में नापोगे? तो जल वाष्प का भार तो ग्राम में आएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घन मीटर के अंदर 1 किलोग्राम आ गई, किलोग्राम आता है तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये यूनिट क्या कह रही है? ग्राम है। इसकी जगह यदि किलोग्राम हो जाता और घन मीटर की जगह किलोमीटर होता तो भी चलता, लेकिन ऐसे मापन नहीं होता है। तो आपका एरिया तो आ गया घन मीटर में और आपका भार किस में आ गया? ग्राम में आ गया। तो ये कह रहा है कि ग्राम प्रति घन मीटर ये आपका निरपेक्ष आर्द्रता है। सापेक्ष आर्द्रता एक बहुत लंबा कंसेप्ट है। सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है मैं आपको बता देता हूं कि भाई किसी भी स्थान पर किसी नियत तापमान पर, हर स्थान का वायु का अपना ताप है, उस नियत तापमान पर उस वायु की निरपेक्ष आर्द्रता और उस वायु में आर्द्रता सहन करने की क्षमता, उन दोनों का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। थोड़ा कंसेप्चुअल है, आप इसमें थ्योरी में जाकर के इसको ढंग से समझ सकते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता तो आपको पता ही है। अब जैसे किसी वायु की निरपेक्ष आर्द्रता 4 ग्राम की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उस वायु के अंदर 4 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं आएगा, और भी तो आ सकता है। वो उसके तापमान पर निर्भर कर रहा है। अब उस तापमान पर यदि उस वायु में और पानी डाला जाए तो उसकी कैपेसिटी 16 ग्राम जल को है वो वाष्प के रूप में बदलने की है। उससे ज्यादा यदि उसके अंदर पानी आ गया तो फिर वाष्प में नहीं रहेगा, वो संतृप्त हो जाएगी। तो निरपेक्ष आर्द्रता 4 ग्राम हो गई, धारण करने की क्षमता 16 ग्राम हो गई। ये जो 4:16 का रेशियो है ये सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। और विशिष्ट आर्द्रता में दोनों में भार नापा जाता है। वायु का भी भार है, यानी वायु की प्रति जो क्षेत्र इकाई है उसमें, वायु की प्रति भारित इकाई है उसमें, और उसमें पाए जाने वाले जल वाष्प का भार है, उसके बीच का जो अनुपात है या रेशियो है उसको अपन विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। और इसको हमेशा ग्राम प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। ये जो आ रहा है ना ग्राम प्रति किलोग्राम, ये विशिष्ट आर्द्रता का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ठंडे वाताग्रह के सारे बनने वाले मेघ है। बहिरुष्ण कटिबंधीय मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा है। ठंडे वाताग्रह के सारे कौन से बादल बनते हैं? मध्य कपासी, कपासी वर्षीले, कपासी और वर्षा स्त्री। आप अपना उत्तर दे दीजिए। ये प्रश्न थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगा। ये आरपीएस ने जो इसका आंसर माना है मैं उसी आंसर को दूंगा। हालांकि कंफ्यूजन में मैं बता देता हूं क्या कंफ्यूजन है। इस प्रश्न का जो आरपीएससी ने उत्तर मांगना है वो है कपासी। ठीक है,
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आपको पता है 2 वाताग्र बनते हैं। जब आप उसका डायग्राम देखोगे, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, ये जो वृत्तांश बन रहा है ये शीत वृत्तांश है और ये जो वृत्तांश बन रहा है ये उष्ण वृत्तांश है। एक फ्रंट यहाँ बन रहा है और एक फ्रंट यहाँ बन रहा है। ये उष्ण वाताग्र और ये शीत वाताग्र, दोनों के सारे बादल बनते, दोनों के सारे वर्षा होती, लेकिन शीत वाताग्र वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्ण वाताग्र वहां बनेगा जहां गर्म वायु गतिशील है, शीत वाताग्र वहां बनेगा जहां ठंडी वायु गतिशील है। यहाँ गर्म वायु गतिशील है, यहाँ ठंडी वायु गतिशील है। अब ये कह रहा है कि इस पोर्शंस के अंदर कौन से बादल बन रहे हैं। देखो किताबें आपको दोनों लिखेगी, इस पोर्शंस में कपासी बादल भी बनेंगे, कपासी वर्षी बादल भी बनेंगे, दोनों तरह के बादल बनते हैं, लेकिन आरपीएससी ने कपासी सही माना है। अब आपको हो सकता है किसी ऑथेंटिक ऑथर ने लिखा होगा, तो आप कपासी वर्षी और कपासी में से कपासी को ज्यादा वरीयता देना। उसके बाद 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस आपको आप सब जानते हैं। अब इनमें से आपको छांटना है मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपको आंसर बैठता है उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसका आपका आंसर बैठेगा ऑक्सीजन। ये क्या कह रहा है, हरितगृह गैस नहीं है, ये ध्यान रखना। कई बार अपन क्या पढ़ते तो है नहीं, हरितगृह आया अपन सीधा आइडिया लगा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब जबकि ये पूछ रहा है हरितगृह गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और मीथेन हरितगृह गैस है और ऑक्सीजन हरितगृह गैस नहीं है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में हम और क्वेश्चन लेकर के आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।